नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी ऑन दिस चैनल। नाउ चाइना ने इतिहास रच दिया है विद देयर चैंग E5 मिशन। चाइना दुनिया का दूसरा देश बना है इन द हिस्ट्री टू प्लांट ए फ्लैग ऑन द मून। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है, चाइना बिकम सेकेंड कंट्री इन हिस्ट्री टू प्लांट ए फ्लैग ऑन द मून 50 साल बाद आफ्टर द यूएस डिड इट। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वेट, सो इंडिया का भी जो चंद्रयान 1 था उसके अंदर हमने एक फ्लैग भेजा था मून पर, तो वो काउंट नहीं होगा यहाँ पर। देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा टेक्निकलिटी को। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मून के सरफेस पे झंडा गाड़ने को। वैसे आप अगर देखो हिस्ट्री में, तो अगर सिर्फ हम बात करें झंडा भेजने की ऑन मून सरफेस, तो ये सबसे पहले किया था यूएसएसआर ने इन 1959 विद देयर लूना टूर मिशन। इसके अंडर इन्होंने अपना जो मून प्रोब है ये क्रैश किया था मून के सरफेस पर, और जो ये मून प्रोब है इस पर इम्प्रिंट हो रखा था यूएसएसआर का फ्लैग। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर तरीके से झंडा गाड़ा गया। यूएसए ने सबसे पहले 1969 में अपने अपोलो मिशन के अंडर अपना झंडा यहाँ पे गाड़ा। उसके बाद लगातार यूएस के जो बहुत से मिशंस थे उसके अंडर इन्होंने बहुत से झंडे गाड़े हैं मून के सरफेस पर ऑन वेरियस लोकेशन। फिर आप अगर इंडिया को देखो तो इंडिया ने भी इंटेंशनली, हमारे मिशन का पार्ट था कि एक लूनर इंपैक्टर को हम क्रैश लैंड कराएंगे ऑन मून सरफेस। तो बिल्कुल इंडिया का झंडा है ये भी आपको मिलेगा मून पर। ये इस तरीके से यहाँ पर गाड़ा नहीं गया। चाइना ने यहाँ पर क्या किया कि प्रॉपर तरीके से अपना झंडा गाड़ दिया है यहाँ पर मून पर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे चैंग E5 के लॉन्च से पहले की ये इमेज है, इसका जो मिनिएचर वर्जन आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मून मिशन की, तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन है, जो उम्मीद की जा रही है कि 2021 में लॉन्च किया जाएगा, इसमें इनमें से कौन सा फीचर नहीं होगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कैमरा, रोवर, लैंडर या फिर ऑर्बिटर। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। हमेशा की तरह सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर या फिर वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पर आप खरीद सकते हैं एसएससी, बैंक, रेलवेज, एमपीपीएससी, आरपीएससी, आईआईटी गेट, वेरियस एग्जाम्स के कोर्सेज। और जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना। यहाँ पे एक रेफरल कोड का आपको ऑप्शन आएगा नीचे, वहां पे एंटर करो PD10 एंड यू विल गेट डिस्काउंटेड प्राइस ओवर हियर। सो सेव मनी, यूज द कोड PD10 एंड ग्रो। नाउ अगर हम ओवरऑल बात करें मून की एक्सप्लोरेशन की, तो यूएसए बाकी सब कंट्री से, चाहे रशिया, यूएसएसआर हो या फिर चाइना हो या फिर इंडिया हो, इन सब कंट्री से कोसों आगे है। ये आपके सामने एक हिस्टोरिक फोटो है फ्रॉम द ईयर 1969, जब अपोलो मिशन के अंडर बस एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वॉक किया था मून के सरफेस पर। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है बस एल्ड्रिन, ये सैल्यूट कर रहे हैं अमेरिकन फ्लैग को जो इन्होंने प्लांट किया है मून के सरफेस पर। अब कई लोग इस इमेज को देख के कहते हैं नहीं ये फेक इमेज है, कॉन्स्पिरेसी है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो ये फ्लैग यहाँ पर झुका हुआ नहीं है और यहाँ पर वेव कर रहा है, इसका रीजन है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है इस फ्लैग का। और तो इस वजह से ये फ्लैग काफी हद तक टिका हुआ है और बिल्कुल मुरझाया नहीं हुआ। और बाय द वे जो ये फोटो है ये ली है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ मून। और ओवर द ईयर्स आप अगर देखो तो नासा ने 12 ह्यूमन बींग्स को भेजा है मून के सरफेस पर। जी हाँ, लोग ज्यादातर याद रखते हैं बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, मगर ये जो वेरियस लोकेशंस हैं यहाँ पर नासा ने ड्यूरिंग 1969 और 1970s बहुत से मिशंस भेजे थे टू मून। ये यहाँ पर लिस्ट है मिशंस की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन वॉकड ऑन मून अंडर द अपोलो 11 मिशन, फिर अपोलो 12, 14, 15, 16, 17 मिशंस, वेरियस मिशंस हुए थे। और इस सब के अलावा यूएस ने एक और काम ये भी किया कि कई एस्ट्रोनॉट्स को बस ऑर्बिट कराया मून का। यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट है उन एस्ट्रोनॉट्स की जिन्होंने बस ऑर्बिट किया है मून को। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ईयर है ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। मगर चाइना भी अब धीरे धीरे कैचअप कर रहा है। जो चैंग E5 मिशन है बहुत इंप्रेसिव है। इसमें बहुत ही सिंपली आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी एनिमेशन से भी दिखाऊंगा, मगर इससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ लो। चाइना ने यहाँ पर क्या किया है कि अपने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से ये जो पेलोड है ये लॉन्च कर दिया मून की तरफ। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो 4 कंपोनेंट है। एक तो है डिसेंडर, फिर है लैंडर, फिर है री एंट्री कैप्सूल, फिर यहाँ पे ऑर्बिटर भी है। जो ऑर्बिटर है ये तो आप समझ सकते हैं, ये ऑर्बिट करेगा मून को। फिर जो लैंडर है ये लैंड करेगा मून के सरफेस पर और ये कलेक्ट करेगा सैंपल। और फिर जो ये सैंपल हैं ये वापस भेजे जाएंगे अर्थ की तरफ। अब ये वापस कैसे भेजेंगे ये आपको दिखाता हूँ एनिमेशन से। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो लैंडर है चाइना का, ये लैंड कर चुका है यहाँ पर इस एनिमेशन में मून के सरफेस पर। और उसके बाद जो ये टेरिटरी है जहाँ पे इसको
मार्क करना है, उसके बाद ड्रिलिंग करनी है। ये यहाँ पर कर रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो सैंपल्स हैं ये कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद एक और इसके ऊपर एक कंपोनेंट है जो असेंड करेगा, जो अलग से जो ये सैंपल्स हैं इसको लेके जाएगा ऑर्बिटर की तरफ। यहाँ पे आप अगर देखें, ये अभी भी जो कलेक्शन का प्रोसेस है ये चल रहा है। जो रॉक्स हैं यहाँ पर ये कलेक्ट किए जा रहे हैं। अराउंड बताया जा रहा है कि 2 kg के आसपास जो रॉक्स है, लूनर रॉक्स, ये यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना का फ्लैग भी इन्होंने यहाँ पर अनफर्ल किया है, फिर इसको यहाँ पर प्लांट भी किया है। और फिर देखो, लैंडर से एक जो कंपोनेंट है ये असेंड करके वापस जो ऑर्बिटर है उससे जुड़ेगा। ये बहुत ही इंप्रेसिव है। ये मैं कहूँगा चाइना ने एक कमाल की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई है कि जो यहाँ पर ये कंपोनेंट है ये वापस जो ऑर्बिटर था उससे जुड़ेगा और उसके बाद जो ये ऑर्बिटर और जो ये असेंडर है ये वापस आएंगे प्लैनेट अर्थ पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स जो ये छोटा कंपोनेंट है जो असेंडर है ये अलग हुआ था लैंडर से और इसके अंदर है यहाँ पर रॉक्स। और फिर यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुके हैं दोनों। और कनेक्ट करना भी ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है दोनों को, काफ़ी इसमें एक्सपर्टीज चाहिए थी एंड समहाउ द चाइनीज साइंटिस्ट मैनेज टू पुल दिस ऑफ। तो कुडोस टू चाइनीज साइंटिस्ट, इन्होंने काफ़ी यहाँ पर मेहनत करी है। तो एक बार जब ये अटैच हो जाएगा उसके बाद ये वापस आएगा प्लैनेट अर्थ पे। ये 1-2 बार वैसे मून को ऑर्बिट करेगा, मोमेंटम गेन करेगा, उसके बाद ये वापस आएगा प्लैनेट अर्थ पर। और जो चाइना का इनर मंगोलिया रीजन है वहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो ये असेंडर है इसको लैंड किया जाए। और फिर जब ये धरती पे आ जाएगा तो चाइना के यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं ये लोग यहाँ पर जो मून के रॉक्स हैं इसको कलेक्ट कर देंगे। सो अगेन इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मिशन जिसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। ये अभी भी मैं कहूँगा ये जो पूरा मिशन है हम सक्सेसफुल कह नहीं सकते, अभी इसमें बहुत से स्टेप्स कंप्लीट होने बाकी हैं। नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो असेंडर है इसने जो रॉक्स हैं, सैंपल हैं, ये कलेक्ट कर लिए हैं और अब ये जो ऑर्बिटर है उससे जुड़ने के लिए जा रहा है। नाउ ये जब सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर ये वापस ले आते हैं ये रॉक्स को ऑन प्लैनेट अर्थ, तो ये पहली बार होगा सिंस 1976 जब एक कंट्री मून से रॉक्स लेकर वापस आएगा प्लैनेट अर्थ पे। इससे पहले आप अगर देखो तो ऑब्वियसली यूएसए ने काफ़ी बार ये किया है और लूना 24 मिशन के अंडर यूएसएसआर ने भी 1976 में बहुत से रॉक्स कलेक्ट करके अर्थ में भेजे थे। ऑफ कोर्स ये एक मैन्ड मिशन नहीं था, ये भी इन्होंने किया था एक रोबोटिक आर्म के जरिए। तो आप कह सकते हैं चाइना ने यहाँ पर जो किया है रॉक्स को कलेक्ट करना, वापस अर्थ में लेके आना, ये करने वाला चाइना हो गया दुनिया में तीसरा देश। मगर जहां तक बात आती है फ्लैग की, फ्लैग को गाड़ना, वहां पर चाइना है दुनिया का सेकंड कंट्री और एशिया का पहला कंट्री जिसने ऐसा किया है। और आपको यहाँ पे समझना होगा कि मून पर अपना फ्लैग प्लांट करना और ये इंश्योर करना कि जो कलर्स हैं वहाँ पर वो फेड ना हो, ये भी एक बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि मून का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही हॉस्टाइल है। पहली बात तो मून पे कोई प्रॉपर एटमॉस्फेयर है नहीं, तो सन की जो रेज है सीधा वहाँ पे डायरेक्ट पड़ती हैं, बहुत आपको रेडिएशन मिलेगी, जो वहाँ पे क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो इन द पास्ट यूएसए ने जो भी वहाँ पर अपने झंडे प्लांट किए हैं, बताया जाता है कि ओवर द इयर्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन और हार्श क्लाइमेट कंडीशंस वो जो सारे झंडे हैं वो बन चुके हैं वाइट फ्लैग्स। तो चाइना के फ्लैग के साथ ऐसा ना हो, एटलीस्ट आने वाले कई सालों तक ऐसा ना हो, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर स्पेशल एक फैब्रिक बनाया और ये कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से काफ़ी लंबे समय तक जो चाइना का फ्लैग है इसके कलर्स इंटैक्ट रहेंगे ऑन मून। नाउ चाइना के जो फ्यूचर मिशंस हैं ये बहुत ही ग्रैंड है। एक तो इनका फ्यूचर एक प्लान है कि चैंग 5 को भी ये लॉन्च करेंगे 2023-24 में और ये भी हो सकता है कि मून के कुछ रॉक्स वापस लेके आए। हालांकि इसका प्रॉपर जो रोल है ये डिस्कस अभी किया नहीं गया, ये बस एक आइडिया है। मगर जो मेन एक चाइना का प्लान है आने वाले 14 या 15 साल में वो ये है कि एक चाइनीज नेशनल को ये पहुंचाएंगे मून के सरफेस पर। चाइना ने यह कहा है कि 2036 के आसपास, हो सकता है कि उससे पहले भी, ये एक मैन्ड मिशन भेजेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो जो काम यूएसए ने कर लिया था 1969 में वो चाइना करने की कोशिश करेगा 2036 के आसपास। नाउ ये सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे वो देखना होगा, मगर आपको पता होना चाहिए कि यूएसए फिर से आने वाले कुछ साल में, मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 4 से लेकर 3 साल के आसपास, लॉन्च करेगा अर्थमिस मिशन, जिसके अंडर यूएस का भी प्लान है कि वो एस्ट्रोनॉट्स फिर से सैंड करें ऑन मून। इंडिया ने अभी के लिए अनाउंस किया नहीं है कि हम इस टाइप का मिशन कब कंडक्ट करेंगे, मगर इंडिया और चाइना की अप्रोच में एक बात काफी हद तक सिमिलर है कि पहले इनका एक स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश हो जाए अंतरिक्ष में, उसके बाद वो जो स्पेस स्टेशन है वहां से ये लॉन्च कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स टू मून। इंडिया का भी काफी हद तक सिमिलर प्लान है। इंडिया चाहता है कि 2028 के आसपास इंडिया का भी एक स्पेस स्टेशन हो और वहां से बहुत सारे जो मैन मिशंस हैं हम लॉन्च करेंगे टुवर्ड्स द मून।
तो आप कह सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया भी अपना जो पहला ह्यूमन मिशन है टू द मून ये लॉन्च कर पाएगा 2030 के बाद ही। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि जो चंद्रयान 3 मिशन होगा इसरो का, इसमें यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो देखो सही आंसर है ये कैमरा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली कैमरा तो यहाँ पर होगा ही, और ये तो इसरो बता रहा है कि लाइव आपको फुटेज मिलेगी ऑफ द लैंडिंग ऑन मून सरफेस। और यहाँ पर रोवर भी बिल्कुल होगा इस पूरे मिशन में। चंद्रयान 3 में रोवर होगा। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था कि जो हमारा लैंडर था ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था ऑन मून सरफेस, तो उस मिशन में जो ऑर्बिटर था ये तो सक्सेसफुल था, मगर लैंडर और रोवर ये दोनों फेल हो गए थे। मगर चंद्रयान 3 में हम क्या करेंगे कि ऑर्बिटर को हम कर देंगे स्किप। चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं होगा, सीधा फोकस होगा ऑन लैंडर और रोवर। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, इट इज डी ऑर्बिटर। ऑर्बिटर पार्ट नहीं होगा ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। यहाँ पे आप देख पाएंगे चंद्रयान 3 लॉन्च मे टेक प्लेस इन अर्ली 2021, मिशन विल नॉट हैव ऑर्बिटर।